वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। मर्डरबोर्ड एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक अजीब लेकिन थोड़े डरावने सीन से। एक फैक्ट्री जहां एसईसी यूनिट्स बनते हैं। ये मशीन्स आधे इंसान और आधे रोबोट होते हैं। दो टेक्नीशियंस कैजुअली अपने फेवरेट शो के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ ही एक ऐसे यूनिट्स बना रहे होते हैं जैसे ये बस कोई नॉर्मल फैक्ट्री का काम हो। सुपरवाइजर बार बार याद दिलाता है कि फ्लैश एंड फ्लैश मतलब इंसानी मांस और मशीन का मिक्स। इनके लिए ये कॉम्प्लेक्स बीइंग सिर्फ पार्ट्स के कॉम्बिनेशंस हैं। वहाँ काम करने वाले लोग गुलाम की तरह होते हैं। एक स्लेव कहता है कि 20 साल में से अभी 12 साल बचे हैं और दूसरा कहता है कि मैं तो यहाँ पर शायद 6 साल भी ना गुजारा हूँ। ये सीन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाता है। जैसे फैक्ट्री वर्कर्स कोऑपरेशंस के अंदर काम करते हैं वैसे ही एसईसी यूनिट्स भी दोनों की इंसानियत की कोई कदर नहीं करता। मर्डरबोर्ड का इंटेंशन मोनोलॉग इस फैक्ट्री के बारे में एक सार्कास्टिक कमेंट करता है। एसईसी यूनिट फैक्ट्रीज आर रियली वंडरफुल, ह्यूमन हॉस्पिटल से तो काफी बेहतर है। वो कहता है कि इंसान रैंडम डीएनए से बनते हैं लेकिन एसईसी यूनिट्स एक कंट्रोल्ड प्रोसेस जहां क्वालिटी कंट्रोल्ड होता है। लेकिन अगले ही मोमेंट एक सुपरवाइजर एक वर्कर को देखता है। वो उससे कहता है तेरा काम बिल्कुल ही बकवास है लेकिन चलेगा। मर्डरबोर्ड मजाक में कहता है बस यही चाहिए था एक खतरनाक डिप्रेस्ड मर्डरबोर्ड बनने के लिए। फैक्ट्री का एक और शॉकिंग डिटेल ये है कि ऐसे यूनिट का फेस अलग होता है। अगर कोई यूनिट खतरनाक हो तो उसे पहचानना आसान हो। कभी तो ये वापस आके उस ट्रेनर को ही मार देते हैं जिसने उसे बनाया होता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मर्डरबोर्ड एक अटैक के बाद बुरी तरह से इंजर्ड होता है। वो कहता है सिस्टम ग्लिच कर रहा है और मेमोरी बार बार उसके फेवरेट शो स्नेचरी मून के सीन्स रिपीट कर रही है। फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि एक और हॉस्टिल एसईसी यूनिट मर्डरबोर्ड पर अटैक किया था और कुछ इम्प्लांट भी किया उसके अंदर। इस दौरान मर्डरबोर्ड के ह्यूमन क्लाइंट्स डेंजर में हैं। पेनली, रेटी और अराडा इस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि उन्हें एवोकेशंस के ऑर्डर फॉलो करने चाहिए या फिर नहीं। मनीषा के पास वापस जाना चाहिए जो मिसिंग ऐसे यूनिट्स को ढूंढने गई है। तभी मर्डरबोर्ड को समझ में आता है कि उसके साथ क्या हुआ है। यही डिवाइस से डेल्टा यूनिट को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये उन्हें मेरे अंदर डाल दिया तो मैं भी उनके कंट्रोल में आ जाऊंगा। ये डिवाइस मर्डरबोर्ड का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अपनी फ्रीडम खोना और उन लोगों को हर्ट। और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि सिर्फ 10 मिनट्स में ये मॉड्यूल फुल कंट्रोल ले लेगा इतना परफेक्टली कि मर्डरबोर्ड खुद को भी नहीं पता चलेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। मनीषा अपनी लॉयल्टी दिखाती है। सब डेंजर के बावजूद वापस मर्डरबोर्ड को ढूंढने जाती है। जब वो उससे मिलती है मर्डरबोर्ड एक कंफ्यूज्ड और ब्रोकन स्टेट में होता है। उसके दिमाग में रियल और एनवायरमेंटल की दुनिया मिक्स हो गई है जैसे वो किसी स्पेस एडवेंचर में हो जबकि असल में वो अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा होता है। मनीषा एक्ट करती है जैसे वो उसी के वर्ल्ड में हो। मनीषा मर्डरबोर्ड को बचाने के लिए और रेटी उन दोनों को बचाने के लिए एक्सट्रैक्ट शटल छोड़ देते हैं। पेनली रेटी को रोकता है तुम शिव के साथ रहो, कुछ हो गया तो। रेटी जवाब देती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये सीन दिखाता है कि लोग अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को किस तरह देखते हैं स्पेशली जब बात हो सेफ्टी और सच्चाई की। मर्डरबोर्ड की हालत बिगड़ती जा रही है। उसके थॉट्स अब मिक्स्ड हो गए हैं। स्नेचरी मून के सीन उसके साथ रियल कंसर्न भी दिख रहा होता है अपने ह्यूमन क्लाइंट्स के लिए। एक शॉर्ट मोमेंट ऑफ क्लैरिटी में वो वार्न करता है मेरे अंदर एक डेटा कैरियर डाला गया है। वो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर रहा है। रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो उसे एक किलिंग मशीन बना देगा। वो सबको मार देगा और सबसे डेंजर ऐसे यूनिट्स हो। मर्डरबोर्ड कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा तभी तुम लोग बच सकते हो वरना मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। रेटी कहता है कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है। ये सीन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बनाता है फैक्ट्री के सीन से जहाँ ऐसे यूनिट सिर्फ प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ मर्डरबोर्ड को एक इंसान जैसा वैल्यू मिलती है जो बीइंग वो इस मूवमेंट में इंटेंस फीलिंग एक्सपीरियंस करता है, डर, शुक्रिया और हिम्मत। और फाइनली वो फिर कहता है मैं तुम सबको कुछ ही सेकंड में मार दूंगा तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे ही खत्म कर दो। जब ह्यूमंस फिर भी उसे मारने से मना कर देते हैं तो मर्डरबोर्ड अपना आखिरी डिसीजन लेता है। ओवरराइड मॉड्यूल बस एक्टिव होने ही वाला होता है। तब मर्डरबोर्ड सबसे माफी मांगता है और अपने सर में गोली मार देता है। ये सेक्रीफाइस दूसरों को हार्म ना करने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर देना सबसे बड़ी प्रूफ है कि मर्डरबोर्ड सिर्फ एक मशीन नहीं, अब उसके पास इंसानों जैसी फीलिंग्स भी हैं और डिसीजन मेकिंग सेंस। एपिसोड शुरू से लेकर एंड तक ऐसे यूनिट फैक्ट्री के फ्रेम स्टोरी का एक यूज करके मर्डरबोर्ड की एक्सटेंशनल क्राइसिस को हाईलाइट करता है। शुरुआत
जिसमें एक टेक्नीशियन पूछता है इन एससीसी यूनिट्स के फेसेस अलग क्यों होते हैं, और बाद में जब वो एक यूनिट लाइन को देख रहा होता है कैजुअली बोलता है क्या घूर रहे हो। ये कैजुअल डिसरेस्पेक्ट और डीह्यूमनाइजेशन स्ट्राइक कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। मनीषा का उस एटीट्यूड से जो हर हाल में मदरबोर्ड को बचाना चाहती है, इससे ये दिखा है कि प्रिजर्वेशन की ह्यूमंस आर्टिफिशियल लाइफ को एक वैल्यू देते हैं जबकि कॉर्पोरेशन लोग उसे प्रोडक्ट समझते हैं। मदरबोर्ड का इंटेंशनल मोनोलॉग थ्रू आउट एपिसोड ये बताता है कि उसका ह्यूमन के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन बन गया है। मनीषा अपनी जान दांव पे लगाकर उसे बचाने आती है। मदरबोर्ड सोच फिर एक ग्लिच उसकी थ्रू ऑटो प्रोसेस को तोड़ देता है। वो अधूरे सच इस बात का सिग्नल है कि मदरबोर्ड शायद समझने लगा है कि कोई उसे ट्रूली केयर करता है, एक ऐसी चीज जिसके लिए उसकी प्रोग्रामिंग रेडी नहीं थी। मनीषा और मदरबोर्ड के बीच रिश्ता इस एपिसोड का इमोशनल सेंटर बन जाता है। चाहे मदरबोर्ड पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो, मनीषा उसे कभी छोड़ने को तैयार नहीं होती। जब पेनली कहता है वो ह्यूमंस नहीं है, वो हमारी टीम का पार्ट भी नहीं है, तुम वापस हॉपर में चले जाओ, ये दिखाता है कि अब उसका अटैचमेंट मदरबोर्ड से सिर्फ ड्यूटी का नहीं इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। मुझे पकड़ के चलो, वो कहती है। मदरबोर्ड की वेट अपने कंधे के ऊपर उठा लेती है। जब मदरबोर्ड खुद को मारने का डिसीजन लेता है तो वो सिर्फ अपने डिस्ट्रैक्शन का नहीं बल्कि एक बड़ी इमोशनल ग्रोथ का सिग्नल होता है। इसके लिए ये सिर्फ प्रोग्रामिंग का मैटर था, ये उसका एक इंसानी फैसला था जिसमें उसने दूसरों की सेफ्टी के लिए अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। पूरे एपिसोड में जो फैक्ट्री सीन्स दिखाए गए थे जहां एससीसी यूनिट्स को अपने पार्ट्स और मशीन्स के रूप में ट्रीट किया जा रहा था, उसका मदरबोर्ड का सैक्रिफाइस से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इस एपिसोड में प्रिजर्वेशन टीम का इंटरनल टेंशन भी दिखाया गया है। जब एवोकेशंस का टाइम आता है तो सब कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डर को फॉलो करें या फिर नहीं। पेनली कहता है मुझे कुछ करने के लिए कैसे कह सकती हो। अराडा रिप्लाई देती है वो हमारी लीडर है। ये डिसीजन दिखाता है कि प्रिजर्वेशन सिक्योरिटी में भी सब कुछ होता है, लेकिन जब क्राइसिस आते हैं तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जरूरी हो जाती है। फिर रेटी सब मना करने के बावजूद खुद डिसीजन लेकर वापस जाती है मीना को बचाने। ये सब दिखाता है कि कभी भी वैल्यू सिस्टम और सेफ्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये सब सिर्फ मैलिफंक्शन नहीं था, ये दिखाता है कि जब भी वो स्ट्रेस होता है वो उन कहानियों की तरफ जाता है जो उन्हें ह्यूमैनिटी को समझाने के लिए देखी है। दुश्मन ऐसी यूनिट जो उस पर अटैक करता है वो एक तरह का डार्क मिरर है जिससे दिखाया जा रहा हो कि अगर मदरबोर्ड ने कभी अपने आप को हैक कर लिया तो वो भी ऐसा बन सकता है। लेकिन लड़ाई के बीच वो सोचता है वो मुझे उन्होंने मारने के लिए प्रोवा कर रखा था ताकि मुझे खतरनाक यूनिट बनने का ब्लेम किया जा सके। ये एपिसोड एक डीप कनेक्शन उठाता है, क्या सिर्फ बायोलॉजिकल होना ही जीवित होने का मतलब है या किसी का मॉरली सही फैसला लेना और दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आखिरी एक्ट में मदरबोर्ड प्रूव करता है कि वो सिर्फ एक मदरबोर्ड नहीं, वो एक सोचने महसूस करने वाला बीइंग है जैसे उसकी टीम पहले से ज्यादा समझने लगी है। और इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।